नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12th के केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उनके आंसर को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, सत्या मैथमेटिक्स सेंटर जो चेबारा थाना के निकट नटराज साउंड के गली में है, जहाँ 8 to 12th के सभी सब्जेक्ट का अलग अलग अनुभवी शिक्षकों द्वारा पढ़ाई की उत्तम व्यवस्था है। इसी के माध्यम से आज मैं आपके लिए सॉलिड स्टेट क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं। जी हाँ दोस्तों, तो हम लोग शुरू करेंगे सॉलिड स्टेट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उनके आंसर को। तो हम लोग देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति किसी पदार्थ की ठोस अवस्था के अस्तित्व के लिए अनुकूल है। ऑप्शन ए है उच्च ताप, ऑप्शन बी है निम्न ताप, ऑप्शन सी है उच्च ऊष्मीय ऊर्जा और ऑप्शन डी है दुर्बल संसंजक बल। तो देखिए, ठोस अवस्था में आप लोग पढ़े होंगे फर्स्ट चैप्टर में कि ठोस अवस्था के लिए निम्न ताप जो है वो आवश्यक होता है। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन बी हो जाएगा एक का। ठीक है, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में किसी पदार्थ की ठोस अवस्था का अस्तित्व के लिए अनुकूल है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, निम्न ताप। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा अभिलक्षण क्रिस्टलीय ठोस का नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा अभिलक्षण क्रिस्टलीय ठोस का नहीं है। ऑप्शन ए है निश्चित एवं अभिलक्षणिक संलग्न ऊष्मा, बी है समदैशिक प्राकृति। देखिए ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही। समदैशिक प्राकृति जो होता है दोस्तों वो अक्रिस्टलीय ठोस का होता है। समदैशिक प्राकृति जो है वो अक्रिस्टलीय ठोस का होता है, जबकि क्रिस्टलीय ठोस जो है वो विषमदैशिक प्राकृति वाला होता है। विषमदैशिक प्राकृति का मतलब ये होता है कि क्रिस्टलीय ठोस का भिन्न भिन्न दिशाओं में अपवर्तनांक हो गया, विद्युतीय चालकता हो गया, ऊष्मीय चालकता हो गया, ये सभी अलग अलग होता है। तो ये क्रिस्टलीय ठोस का ये गुण होता है, लेकिन समदैशिक गुण अक्रिस्टलीय ठोस का होता है। इसीलिए दो का ऑप्शन जो है वो भी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है, क्वार्ज कांच के अपवर्तनांक के मान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। क्वेश्चन फिर से रिपीट करता हूं, क्वार्ज कांच के अपवर्तनांक के मान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। ऑप्शन ए है सभी दिशाओं में समान होता है। देखिए क्वार्ज कांच जो होता है वो अक्रिस्टलीय ठोस होता है, तो अक्रिस्टलीय ठोस का जो है अपवर्तनांक सभी दिशाओं में समान होगा, क्योंकि ये समदैशिक गुण दिखलाता है, जिसके बारे में अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में चर्चा कर रहे थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वार्ज कांच जो है अक्रिस्टलीय ठोस है, अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक गुण दिखलाता है। इसका मतलब क्वार्ज कांच का जो अपवर्तनांक है वो सभी दिशाओं में समान होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन ए होगा, 3 का ए होगा सही। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, अक्रिस्टलीय ठोसों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अक्रिस्टलीय ठोसों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए अक्रिस्टलीय ठोस जो है वो विषमदैशिक प्रकृति के नहीं होते हैं, समदैशिक प्रकृति के होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ये अक्रिस्टलीय ठोस जो हो क्या होना चाहिए, समदैशिक, और यहाँ दिया हुआ है विषमदैशिक, तो ये नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन 4 का डी हो जाएगा सही। उसके बाद 5वां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 5वां क्वेश्चन में पूछा गया है, क्रिस्टलीय ठोसों के निश्चित गलनांक का कारण है। क्रिस्टलीय ठोसों के निश्चित गलनांक का कारण है। ऑप्शन ए दिया हुआ है क्रिस्टलीय जालक में अवयवी कणों के नियमित लघु परास तक प्रेक्षित होना। ये गलत है, क्योंकि क्रिस्टलीय जालक का जो अवयवी कण होता है वो दीर्घपरासी होता है। देखिए ऑप्शन बी इसका सही होगा। ठीक है, क्रिस्टलीय जालक में अवयवी कणों की नियमित व्यवस्था दीर्घ
परास तक प्रेषित होना, तो ये सही है। क्रिस्टलीय ठोसों के गलनांक कुछ होने का कारण यही है कि क्रिस्टलीय ठोस जो है दीर्घपरासी होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है कि क्रिस्टल जालक में आयोडीन के अणु खाली स्थान है द्वारा बंधे रहते हैं। यानी क्रिस्टल जालक में जो आयोडीन के अणु है वो किनके बंधन द्वारा बंधे होते हैं? ऑप्शन इसका ए देखिए होगा लंदन बल। ठीक है, तो 6 का ऑप्शन ए होगा सही, लंदन बल। ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप अपने कॉपी पे नोट भी करते जा सकते हैं ताकि ये आपके एग्जाम में सहायक हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 7वां देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा जालक नेटवर्क ठोस है? निम्नलिखित में से कौन सा जालक जो है नेटवर्क ठोस, यानी कि इसको आप परमाणविक ठोस या सहसंयोजी ठोस भी कह सकते हैं। तो इसका आंसर देखिए जो है ऑप्शन सी होगा सही, हीरा। हीरा जो है वो हीरा, ग्रेफाइड, ये जो है कार्बन के अपरूप है, ये सहसंयोजी क्रिस्टल सॉलिड होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, नेटवर्क ठोस पूछा गया तो ये हीरा सही होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा ठोस विद्युत का चालक नहीं है? कौन सा ठोस विद्युत का चालक नहीं है? देखिए पहला जो है मैग्नीशियम दिया हुआ है, यस लिखा हुआ है ब्रैकेट में, इसका मतलब वो सॉलिड को दर्शा रहा है। फिर TiO दिया हुआ है, इसके भी ब्रैकेट में यस लिखा हुआ है, यानी कि ये भी क्या है आपका सॉलिड है। फिर I2 यानी कि आयोडीन, और फिर H2O यानी कि हाइड्रोजन, ये सॉलिड यानी कि बर्फ हो जाएगा। तो इसका सही आंसर देखिए होगा ऑप्शन 1 में दिया हुआ है केवल ए, ऑप्शन बी 2 में दिया हुआ केवल बी, ऑप्शन सी में है, ऑप्शन 3 में है सी एवं डी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3 यानी सी और डी। सी और डी क्या? ये जो आप देख रहे हैं आयोडीन और ये जो आप देख रहे हैं H2O बर्फ, ये जो है क्या विद्युत का चालक नहीं होता है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा 3 सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। देखिए निम्नलिखित में कौन सा आयनिक ठोसों का अभिलक्षण नहीं है, ये पूछा गया है। ऑप्शन ए देखिए गलित अवस्था में विद्युत चालकता का बहुत कम मान, ऑप्शन बी है भंगुर प्रकृति, ऑप्शन सी है अन्योन्य क्रिया में अधिक प्रबल बल, और ऑप्शन डी है विषमदैशिक प्रकृति। देखिए आयनिक ठोस जो है वो गलित अवस्था में विद्युत का चालक होता है, विद्युत का चालक होता है, इसका मतलब वो जो है ऑप्शन ए होना चाहिए गलत। ये आयनिक ठोस का अभिलक्षण नहीं है क्योंकि विद्युत चालकता का बहुत कम मान नहीं होना चाहिए, और आयनिक ठोस तो भंगुर प्रकृति का होता ही है। अन्योन्य क्रिया में अधिक प्रबल बल भी होता है क्योंकि आयनिक ठोसों का जो अवयवी कण है यानी ऋणायन और धनायन वो आपस में अस्थिर विद्युत आकर्षण बल द्वारा जुड़े हुए होते हैं। और आयनिक ठोस जो है क्रिस्टलीय ठोस है तो विषमदैशिक प्रकृति दिखलाएगा, तो इसका मतलब बी, सी और डी ये आयनिक ठोस के लिए सही है। लेकिन गलित अवस्था में विद्युत चालकता का बहुत कम मान ये नहीं हो सकता, तो 9 का ऑप्शन जो है वो ए हो जाएगा सही। उसके बाद 10 में क्या पूछा गया है? ग्रेफाइड खाली स्थान है की उपस्थिति के कारण विद्युत का सुचालक होता है। तो देखिए हम लोग को मालूम होना चाहिए कि ग्रेफाइड में एक मुक्त संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसके कारण वो विद्युत का सुचालक होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा 10 का ऑप्शन बी हो जाएगा सही। ठीक है, ग्रेफाइड जो है मुक्त संयोजी इलेक्ट्रॉन के उपस्थिति के कारण ही विद्युत का सुचालक होता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन से ऑक्साइड का विद्युत सुचालक अथवा विद्युत रोधी होना ताप पर निर्भर करता है? इसका सही आंसर देखिए होगा ऑप्शन सी TiO3। TiO3 टाइटेनियम ऑक्साइड जो है इसका ऑक्साइड जो है विद्युत रोधी ये ताप पर निर्भर करेगा, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा सही 11 का। उसके बाद 12 में देखिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड धातुओं के समान वैद्युतीय गुण प्रदर्शित करता है? पहला है SiO2, दूसरा है MgO, तीसरा है SO2 और चौथा जो है वो क्रोमियम ऑक्साइड CrO2 है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा 12 का सही। क्रोमियम ऑक्साइड यानी कि CrO2 जो है वो धातुओं के समान जो है विद्युतीय गुण प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 में क्या पूछा गया है? किसी शुद्ध क्रिस्टल में जालक स्थल खाली स्थान दिया हुआ है द्वारा अध्यासित नहीं हो सकता है। ऑप्शन ए देखिए अणु, ऑप्शन बी है आयन, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन और ऑप्शन डी परमाणु। तो इसका सही आंसर देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ये जो पूछा गया है कि शुद्ध क्रिस्टल के जालक स्थल द्वारा अध्यासित नहीं होता। देखिए जो क्रिस्टल के
जालक होते हैं उसके अवयवी कण, अणु, परमाणु या आयन हो सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं। इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 14 में, ग्रेफाइट को किस रूप में वर्गीकृत नहीं कर सकते हैं? तो ग्रेफाइट जो है विद्युत का चालक होता है, तो ए सही है। जालक ठोस के रूप में भी होता है, बी भी सही है। सहसंयोजक ठोस होता है, ये भी सही है। तो इसका मतलब डी जो है आयनिक ठोस, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ग्रेफाइट जो है वो सहसंयोजक यानी नेटवर्क सॉलिड होता है। तो डी जो है ऑप्शन वो ग्रेफाइट के लिए नहीं हो सकता है। तो 14 का ऑप्शन डी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए दिया हुआ खाली स्थान है में धनायन अंतरकाशीय स्थल में उपस्थित होते हैं। ऑप्शन ए है फ्रैंकल दोष, बी है शॉटकी दोष, सी है रिक्तिका दोष और डी है धातु न्यूनता दोष। यानी कि 4 दोष दिया हुआ है। इसमें पूछा गया कि कौन सा ऐसा दोष है जिसमें धनायन अंतरकाशीय स्थल में उपस्थित हो जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा फ्रैंकल डिफेक्ट, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा फ्रैंकल दोष। ठीक है, फ्रैंकल दोष में क्या होता है, जो धनायन होते हैं वो क्रिस्टल में ही कहीं स्पेस में यानी अंतराकाश में छुप जाते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा 15 का। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 16 में पूछा गया है क्रिस्टलों में शॉटकी दोष तब प्रेषित होता है जब, और खाली स्थान दिया हुआ। देखिए क्रिस्टल में शॉटकी दोष कब उत्पन्न होता है? शॉटकी दोष में जो है दोस्तों वो क्रिस्टल से बराबर संख्या में धनायन और ऋणायन वो उपस्थित हो जाते हैं, और ये दोष जो है आयनिक क्रिस्टल में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर देखिए ऑप्शन बी होगा। ठीक है, 16 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, यानी क्रिस्टल जालक से समान संख्या में धनायन और ऋणायन क्या हो जाएंगे? अनुपस्थित हो जाएंगे। तो उसी को हम शॉटकी दोष बोला करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा गया है? पी प्रकार के अर्धचालक द्वारा उपार्जित आवेश के बारे में आप निम्नलिखित में से क्या सही कह सकते हैं? तो देखिए पी टाइप का अर्धचालक में जो है वो पॉजिटिव होल से जो होते हैं वो एक्टिव होते हैं। तो इसका मतलब इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा सही। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा गया है? सिलिकॉन से एन प्रकार का अर्धचालक प्राप्त करने के लिए किस संयोजकता वाले पदार्थ को इसमें अपमिश्रित करना चाहिए? तो ध्यान दीजिएगा, एन टाइप का अर्धचालक बनाना है तो पंच संयोजक तत्व को मिश्रित करना पड़ेगा सिलिकॉन में, यानी कि ऑप्शन देखिए इसका डी हो जाएगा सही। ठीक है, पंच संयोजक तत्व मिलाने से क्या हो जाएगा कि सिलिकॉन का एक फ्री इलेक्ट्रॉन बचे रह जाएंगे, इसके कारण ये एन टाइप सेमीकंडक्टर कहलाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 में है फलक केंद्रित एकक कोष्टिका में चतुष्फलकीय रिक्तियों की कुल संख्या कितनी होती है? देखिए फलक केंद्रित एकक कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या होती है 4 और चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या में होती है चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या जो होती है वो होती है 2n, यानी कि 2 और n जो है परमाणु की संख्या। तो फलक केंद्रित एकक कोष्टिका में परमाणु की संख्या 4 होती है, तो 2 और n का मान 4 रखेंगे, 2 गुना 4 करेंगे कितना आएगा? 8, यानी कि ऑप्शन इसका हो जाएगा बी हो जाएगा सही 19 का। ठीक है, 19 का ऑप्शन बी होगा सही 8। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है AgBr यानी कि सोडियम ब्रोमाइड, और ये यस दिया हुआ सॉलिड के लिए। तो कहता है कि सोडियम ब्रोमाइड क्रिस्टल द्वारा निम्नलिखित में से कौन से बिंदु दोष प्रदर्शित किए जा सकते हैं? ऑप्शन ए दिया हुआ है शॉटकी दोष, बी है फ्रैंकेल दोष, सी है धातु आधिक्य दोष और डी है धातु न्यूनता दोष। तो देखिए दोस्तों AgBr जो है शॉटकी और फ्रैंकेल दोनों तरह के दोष डिफेक्ट करते हैं, पाए जाते हैं उसमें। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन आप देखिए ए हो जाएगा सही, ए और बी दोनों, यानी शॉटकी दोष और फ्रैंकेल दोष दोनों AgBr में पाए जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या पूछा गया है कि किस युगल यानी कि युग्म पेयर में सर्वाधिक संकुलन क्षमता है? ऑप्शन ए है HCP तथा BCC यानी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग तथा BCC बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। दूसरा है HCP तथा CCP। तो देखिए इसका सही आंसर बी ही हो जाएगा। ठीक है, 21 का जो है सही आंसर क्या होगा? बी होगा। HCP तथा CCP इसका संकुलन क्षमता जो है वो सबसे अधिक होता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 22, अंतः केंद्रित घनीय व्यवस्था में रिक्त स्थान के प्रतिशत कितना होता है? देखिए अंतः केंद्रित घनीय व्यवस्था का जो संकुलन क्षमता होता है वो होता है 68%। तो रिक्त स्थान कितना हुआ?
68% में 100% को माइनस करेंगे तो 32% आएगा, यानी कि इसका सही आंसर सी ऑप्शन होगा। ठीक है, 100% में से जो भरा हुआ संकुलन क्षमता होता है अंतः केंद्रित का वो होता है 68, तो 100 में से 68 को अगर हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 32% आएगा। 22 का ऑप्शन सी होना चाहिए सही। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है, षष्टकोणीय निबिड़ संकुलन के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, यानी गलत है। देखिए, षष्टकोणीय निबिड़ संकुलन में उप संयोजन संख्या 72, ये सही हो जाएगा। संकुलन क्षमता 74%, ये भी सही होगा। द्वितीय परत की चतुष्फलकीय रिक्तियाएं और तृतीय परत के गोलों द्वारा आच्छादित रहता है, ये भी सही हो जाएगा। डी इसका मतलब ये गलत होगा। डी का ऑप्शन क्या है, देखिए, इस प्रकार की व्यवस्था में चतुर्थ परत के गोले प्रथम परत के गोलों से पूर्णतः संरेखित होता है, तो यहाँ पर देखिए गलत है। जो षष्टकोणीय निबिड़ संकुलन है इसके लिए चतुर्थ परत के गोले में द्वितीय परत का आना चाहिए, क्या आना चाहिए, द्वितीय परत का, तो वो सही हो जाता है, लेकिन यहाँ प्रथम परत दिया हुआ इसलिए ये गलत हो गया, तो 23 का ऑप्शन जो है डी हो जाएगा सही। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या पूछा गया है, चौबीस में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस संकुलित संरचना में धनायन तथा ऋणायन के लिए उप सहसंयोजन संख्या समान होगी। पहला ऑप्शन दिया हुआ क्लोरीन आयन एफसीसी जालक बनाते हैं। क्लोरीन आयन जो है एफसीसी यानी कि फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फलक केंद्रित बनाते हैं। और Na+ यानी कि सोडियम आयन एकक कोष्टिका के सभी अष्टफलकीय रिक्तिकाओं में उपस्थित है, तो ये तो सही हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा 24 का सही। ठीक है, क्लोरीन आयन जो है वो एफसीसी जालक बनाएगा और Na+ जो है वो कहाँ रहेगा, वो सभी अष्टफलकों पर रहेगा, ये जो NaCl वाला जो है आयनिक क्रिस्टल। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 में क्या पूछा गया है, द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलित संरचना में उप सहसंयोजन संख्या क्या होती है। देखिए, द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन में जो है 4 गोला जो है सेंटर वाले गोले के संपर्क में रहता है, तो इसका उप सहसंयोजन संख्या कितना हो जाएगा, वो 4 हो जाएगा। ठीक है, उप सहसंयोजन संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी इसका सही 25 का। 26 में क्या पूछा गया है, अपमिश्रण से किस प्रकार का दोष उत्पन्न होता है। देखिए, अपमिश्रण से जो है इलेक्ट्रॉन दोष उत्पन्न हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन डी सही 26 का। 27 में है, सिलिकॉन में इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि को अपमिश्रित करने पर खाली स्थान बनता है। देखिए, इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि यानी कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन अधिकता होती है, जिसे पंच संयोजक तत्व अगर हम मिलाएंगे तो एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा। ऑप्शन देखिए इसका हो जाएगा बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा सही 27 का, एन प्रकार का अर्धचालक। 28 में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन ए दिया हुआ है, चुंबकीय क्षेत्र में अनुचुंबकीय पदार्थों का क्षीण आकर्षण होता है, क्षीण यानी कि कमजोर, वीक, तो ये तो सही है। बी दिया हुआ है, लौह चुंबकीय पदार्थों को अस्थायी रूप से चुंबक प्रदान नहीं किया जा सकता, ये देखिए गलत है, ये कथन जो है असत्य है। ठीक है, लौह चुंबकीय पदार्थ जो है चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो वो अस्थायी रूप से चुंबक प्राप्त कर लेता है, जबकि यहाँ दिया हुआ चुंबक प्राप्त नहीं करेगा, ये गलत दिया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29, आयनिक ठोसों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन ए है, आयनिक ठोस बड़े आयन निबिड़ संकुलित संरचना बनाते हैं, ये तो सत्य है। बी, छोटे आयन अपने आकार के अनुसार चतुष्फलकीय अथवा अष्टफलकीय रिक्तियों में अध्यासित होते हैं, ये भी सही है। सभी रिक्तियां अध्यासित होना आवश्यक नहीं होता, ये भी सही है। ऑप्शन डी इसका देखिए हो जाएगा गलत। ठीक है, आयनिक ठोसों के लिए चतुष्फलकीय तथा अष्टफलकीय रिक्तियों का अध्यासित अंश रिक्तियों में अध्यासित होने वाले आयनों के त्रिज्या पर निर्भर करता है, ये गलत है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, क्वेश्चन नंबर 30 में क्या पूछा गया है, लौह चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर अस्थायी चुंबकत्व बन जाता है, क्योंकि ऑप्शन ए दिया हुआ है, सभी डोमेन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अभी विन्यसित हो जाते हैं। इसका आंसर जो है वो बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए क्या कहता है कि विभिन्न प्रकार की एकक कोष्टिकाओं में संकुलन क्षमता का सही क्रम खाली स्थान दिया हुआ, यानी कि देखिए एफसीसी, बीसीसी और सामान्य घनीय, ये सभी ऑप्शन चारों में वही दिया हुआ है, लेकिन अंतर केवल क्या है कि इसके संकुलन क्षमता का क्रम पूछा गया है। तो
FCC यानी कि फलक केंद्रित जो है क्यूबिक क्रिस्टल जो है, BCC अंतः केंद्रित घनीय कोष्ठक और सामान्य घनीय कोष्ठक दिया हुआ है। तो इसका जो संकुलन क्षमता होता है वो सबसे अधिक होता है किसका, FCC का 74%, BCC का 68% और सामान्य घनीय सिंपल क्यूबिक सेल का जो होता है वो होता है आपको जाके 52 या 53% के आसपास। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। सबसे अधिक किसका होगा, FCC का, उसके बाद BCC का, उसके बाद सबसे कम क्यूबिक का होगा। तो इसका सही आंसर जो है 31 का वो बी होगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दोष प्रभंश दोष भी कहलाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, फ्रैंकल दोष को प्रभंश दोष भी कहते हैं। तो 32 का ऑप्शन ए हो जाएगा सही। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33 में क्या पूछा गया है, घनीय निबिड़ संकुलन की एकक कोष्ठिका में खाली स्थान दिया हुआ है, 4 चतुष्फलकीय रिक्तियां होती है जो 4 समीपवर्ती एकक कोष्ठिका द्वारा सहभाजित होती है। ये गलत है। ऑप्शन बी देखिए, एकक कोष्ठिका के भीतर 4 चतुष्फलकीय रिक्तियां होती है, ये भी गलत है। 8 चतुष्फलकीय रिक्तियां होती है जो 4 समीपवर्ती एकक कोष्ठिकाओं द्वारा सहभाजित है, ये भी गलत है। एकक कोष्ठिका के भीतर 8 चतुष्फलकीय रिक्तियां होती है, ये देखिए सही है। घनीय निबिड़ संकुलन में एकक कोष्ठिका के भीतर जो है 8 चतुष्फलकीय रिक्तियां होती है। तो 33 का ऑप्शन डी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 34 में देखिए क्या पूछा गया है, FCC, BCC तथा सामान्य घनीय एकक कोष्ठिका में गोलों की त्रिज्या के रूप में एकक कोष्ठिका के किनारे की लंबाई क्रमशः क्या होती है, यह पूछा गया। देखिए FCC, BCC और सामान्य घनीय एकक कोष्ठिका के किनारे की लंबाई पूछा गया है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा सही। 2√2r FCC के लिए, 4r/√3 ये BCC के लिए और 2r ये हो गया आपका सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल के लिए, यानी सामान्य घनीय एकक कोष्ठिका के लिए। तो ऑप्शन 34 का ये हो जाएगा सही। उसके बाद 35 में देखिए, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये कई बार आपको देखिए एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं बिहार बोर्ड में। निम्नलिखित में से कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, तो ये कांच देखिए क्या हो जाएगा, अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। जबकि हीरा, ग्रेफाइट और साधारण नमक क्या है, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। हीरा, ग्रेफाइट आपका क्या उसको बोलते हैं, नेटवर्क वाला में आ जाएगा और NaCl जो है आपका आयनिक वाला में आ जाएगा। तो कांच जो है वो अक्रिस्टलीय ठोस में आएगा। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों, इसको जरूर से आप याद कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए 36 में क्या दिया हुआ, निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। 36 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। ये भी देखिए एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पहला है सिलिकॉन कार्बाइड SiC, ये तो क्रिस्टलीय ठोस है, सहसंयोजक ठोस इसको बोलेंगे। उसके बाद ग्रेफाइट, ये भी सहसंयोजक ठोस यानी कि क्रिस्टलीय ठोस है। क्वार्ज, कांच, ये आपका देखिए हो जाएगा अक्रिस्टलीय ठोस, ऑप्शन सी हो जाएगा 36 का सही। 37 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है। कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है, सभी दिशाओं में समान गुण, ये देखिए हो जाएगा सही, ऑप्शन ए। ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस जो होता है वो विषमदैशिक होता है, तो सभी दिशाओं में समान गुण नहीं दिखलाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन आयनिक क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। ऑप्शन ए देखिए Na2SO4, ये क्या है, आयनिक क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। जबकि आपका कार्बन फिर ग्रेफाइड, ये दोनों जो है वो सहसंयोजिक यानी कि नेटवर्क ठोस का क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। P4 और O10 ये आणविक क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। तो आपका जो है आयनिक क्रिस्टलीय ठोस में Na2SO4, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। उसके बाद 39 में पूछा गया है, आयनिक ठोस निम्नलिखित में से कौन है। NaCl, ये जो है आपका आयनिक ठोस में आया जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही। आयनिक ठोस कौन सा हो जाएगा, NaCl, सोडियम क्लोराइड। उसके बाद हीरा के बारे में पूछा गया है, हीरा जो है वो है, तो हीरा जो है वो नेटवर्क सॉलिड में आ जाएगा, ऑप्शन इसका हो जाएगा ए सही हीरा के लिए। 40 का ऑप्शन ए हो जाएगा सही। हीरा क्या है, नेटवर्क सॉलिड, सहसंयोजित सॉलिड है। 42 में पूछा गया है, 41 में पूछा गया है, धात्विक ठोस निम्नलिखित में कौन सा है। धात्विक ठोस कौन सा होगा, धातु और मिश्र धातु जिसके अभी भी कण होंगे, ऑप्शन देखिए बी हो जाएगा सही 41 का। फिर 42 में पूछा गया है, सहसंयोजित ठोस कौन सा है। सहसंयोजित ठोस में हीरा और ग्रेफाइट आएगा, ऑप्शन जो है इसका हो जाएगा बी हो जाएगा सही।
43 में पूछा गया है सीसा है, ऑप्शन ए दिया हुआ माइक्रो क्रिस्टलीय ठोस, ऑप्शन बी अति शीतलित द्रव। देखिए सीसा जो है वो अति शीतलित द्रव में आता है, ठीक है। इसका उदाहरण आप देखिएगा कि जो बहुत पुराने पुराने इमारत होंगे, बहुत पुराने पुराने मकान होंगे, उसके खिड़की या दरवाजे के जो शीशे होते हैं उसको आप ध्यान से देखिएगा तो उसका जो ऊपर का पार्ट है उसके अपेक्षा नीचे का पार्ट जो है वो अधिक मोटा हो जाएगा उसकी तुलना में। इससे ये पता चलता है कि क्रिस्टलीय कांच जो होता है वो अति शीतलित द्रव के रूप में पाया जाता है। उसके बाद 44 में पूछा गया है मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होती है, तो मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या जो होती है वो 7 होती है, ऑप्शन इसका हो जाएगा बी सही, ठीक है। उसके बाद 45 में पूछा गया क्रिस्टल में स्थान जालक की संख्या कितनी होती है, 14 होती है, ऑप्शन हो जाएगा बी सही 45 का। तो दोस्तों ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसको आप लोग अपने कॉपी पर नोट करते जाइएगा या स्क्रीनशॉट लेकर इसको आप बाद में भी नोट कर सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखिए, घनाकार क्रिस्टल में ब्रेबेज जालकों की संख्या पूछी गई है। तो घनाकार क्रिस्टल में ब्रेबेज जालकों की संख्या कितनी होती है, 3 होती है, जबकि क्रिस्टल के लिए ब्रेबेज जालकों की संख्या 14 होती है। उसके बाद 47 में क्या पूछा गया है, एक क्रिस्टल तंत्र दिया हुआ है ए बी और उस क्रिस्टल तंत्र का पैमाना भी देखिए दिया हुआ है ए बी और सी। ए बी सी क्या है, ये होता है अक्षीय दूरी, और अल्फा बीटा गामा अक्षीय कोण होता है। तो अक्षीय दूरी तीनों बराबर है, अक्षीय कोण भी तीनों बराबर है और वो 90 डिग्री के बराबर है। तो हमसे ये पूछा गया है कि क्रिस्टल तंत्र क्या हो सकता है, क्या वो त्रिनताक्ष हो सकता है या क्या वो ऑर्थोरोम्बिक हो सकता है, घनाकार हो सकता है या एक नताक्ष हो सकता है। देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी घनाकार, ठीक है। जब तीनों अक्ष और तीनों अक्षीय कोण जब बराबर होंगे तो वो घनाकार क्रिस्टल तंत्र में आ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 48 में, देखिए इसमें भी एक क्रिस्टल तंत्र दिया हुआ है और क्रिस्टल तंत्र का पैमाना दिया हुआ है ए बराबर नहीं बी बराबर नहीं, यानी कि एक ऐसा क्रिस्टल ए भी दिया हुआ है जिसके तीनों अक्षीय दूरी बराबर नहीं है लेकिन तीनों अक्षीय कोण बराबर है और वो 90 डिग्री के बराबर है। तो ये किस क्रिस्टल तंत्र में होगा, तो ये ऑर्थोरोम्बिक में होगा, ऑप्शन इसका देखिए बी हो जाएगा सही 48 का। उसके बाद 49 में पूछा गया है किसी धातु के षष्ठभुजीय सीमित पैकिंग संरचना में धातु की समन्वय संख्या कितनी होती है, 12 होती है। याद रखिएगा दोस्तों ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो 49 का ऑप्शन डी हो जाएगा सही। षष्ठभुजीय सीमित पैकिंग संरचना में धातु की संख्या कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी सही। क्वेश्चन नंबर 50, पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या क्या होती है। पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल यानी कि बीसीसी, इसमें परमाणुओं की संख्या जो होती है वो 2 होती है। तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही 50 का। 50 का ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, बी हो जाएगा सही, 2 हो जाएगा सही। 51 में देखिए पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन से जोड़े में क्रमशः चतुष्फलकीय वाइड यानी कि चतुष्फलकीय रिक्ति और अष्टफलकीय वाइड यानी कि अष्टफलकीय रिक्ति होता है। इसका ऑप्शन देखिए ए दिया हुआ है बीसीसी और एफसीसी यानी कि बॉडी सेंटर्ड क्रिस्टल और फेस सेंटर्ड क्रिस्टल। बी में दिया हुआ है बीसीसी यानी कि बॉडी सेंटर्ड क्रिस्टल अंतः केंद्रित क्रिस्टल और सिंपल क्यूबिक यानी कि सरल घनीय क्रिस्टल। ऑप्शन सी है एचसीपी हेक्सागोनल क्रोज पैकिंग और सीसीपी यानी कि क्यूबिक क्रोज पैकिंग। इसका सही आंसर देखिए ऑप्शन डी होगा बीसीसी अंतः केंद्रित घनीय क्रिस्टल और एचसीपी, ये हो जाएगा सही ऑप्शन। चतुष्फलकीय बॉयड बीसीसी में और एचसीपी बॉयड अष्टफलकीय के लिए। चलिए 52 में क्या पूछा गया है, वह कौन सा ठोस है जिसमें शॉटकी और फ्रेंकल दोष दोनों पाए जाते हैं। AgBr आपको बताया गया होगा सोडियम ब्रोमाइड। इसका सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा 52 का बी। AgBr में शॉटकी और फ्रेंकल दोष दोनों पाया जाता है। 53 में देखिए पूछा गया है ताप वृद्धि के साथ किसी विद्युत चालकता में कमी आती है। देखिए ताप बढ़ाएंगे और विद्युत चालकता जो है उसमें कमी आएगा, सुचालक पदार्थ हो जाएगा। जबकि अर्धचालक में क्या होता है, अर्धचालक में जब हम ताप बढ़ाएंगे तो उसकी विद्युत चालकता बढ़ेगी। यहाँ दिया हुआ है उल्टा, ताप बढ़ाएंगे और चालक की कमी होगा। तो ऐसा होता है किसमें, सुचालक पदार्थ में होता है। उसके बाद नेक्स्ट 54 में क्या पूछा गया है, बीसीसी यानी कि बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल इकाई में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत है। बीसीसी में खाली जगह जो होता है वो 32% होता है। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही। 55 में दिया हुआ है जर्मेनियम में ग्रुप 13 के तत्व को मिश्रित करने पर प्राप्त सेमीकंडक्टर होगा।
ग्रुप 13 के तत्व को जर्मेनियम के साथ अगर मिश्रित करेंगे तो पी टाइप का सेमीकंडक्टर प्राप्त होगा। ग्रुप 13 यानी कि इसकी संयोजकता जो है ग्रुप 13 वाले तत्व का संयोजकता जो होता है वो 3 होता है। तो जर्मेनियम में अगर ट्राईवैलेंट तत्व को मिलाएंगे तो पी टाइप सेमीकंडक्टर प्राप्त होगा। 56 में दिया हुआ है 3 घनाकृतियों के बीच का रिक्त स्थान क्या कहलाता है। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही, त्रिकोणीय रिक्ति। 57 में दिया हुआ है ए और बी तत्वों से बने एक यौगिक की संरचना घनाकार है। ए परमाणु घन के कोनों पर है और बी परमाणु घन के फलक के केंद्रों में है। यौगिक का सूत्र पूछा गया। देखिए संरचना जो है घनाकार है और ए परमाणु जो है वो घन के कोनों पर है। तो घन का 8 कोना होता है जिसमें प्रत्येक परमाणु का हिस्सा जो होता है वो 1/8 होता है। तो 1/8 हिस्सा होता है एक परमाणु का और जो 8 कोनों पर है तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा। तो इसको हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, यानी कि ए का अंश आएगा 1। और उसके बाद अगर हम बी के लिए देखेंगे तो बी परमाणु जो है घन के फलक पर है। तो घर का फलक होता है 6 और प्रत्येक का हिस्सा होता है 2 फलकों के साथ। तो 1/6 और गुना 2 करेंगे तो ये आएगा 3। तो बी का हिस्सा जो आएगा वो आएगा आपको जाके 3। तो ए और बी का अनुपात होगा 1/3। इसीलिए फॉर्मूला जो है इसका होगा AB3, यानी कि ऑप्शन इसका सी होगा सही 57 का। उसके बाद 58 में पूछा गया है NaCl क्रिस्टल की संरचना होती है। NaCl क्रिस्टल की संरचना जो है वो फलक केंद्रित होगा BCC, जिसमें Na+ जो है वो फलक पर होगा घन के और Cl जो है वो घन के कोनों पर होगा। ऑप्शन होगा 20 का सही। अगला क्वेश्चन है ठोस क्षारीय धातु हैलाइडों के रंग किसके कारण होता है। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही, F केंद्रों के कारण। ठोस क्षारीय धातु हैलाइडों के रंग का कारण होता है, F केंद्रों के कारण बनता है। 60 में पूछा गया है शॉटकी दोष होने का कारण क्या है। शॉटकी दोष में जो है धनायन और ऋणायन दोनों क्रिस्टल जालक से बराबर संख्या में अनुपस्थित हो जाते हैं। इसका सही आंसर देखिए ऑप्शन डी होगा, लैटिस साइड, यानी कि जालक स्थल से केटायन और एनायन पेयर मतलब जोड़ा ये जो है अनुपस्थित हो जाएंगे। तो 60 का ऑप्शन डी हो जाएगा सही। दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने क्लास 12th के केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए।